हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ होती है। साथ में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जितने भी यहाँ पे टर्म्स आते हैं, जैसे आपका हो गया सिस्टम, बाउंड्री, यूनिवर्स, सराउंडिंग और सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2022 या फ्यूचर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं पिछले लेक्चर के माध्यम से क्लास 12th केमिस्ट्री को जितने भी 2 चैप्टर हैं पीछे, ठीक है ना, दोनों चैप्टर का बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवा दिया है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है वीडियो। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे नहीं जाना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर का नाम है, आप वर्ड से समझिए कि थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो वर्ड है आपका थर्मो, और जो सेकंड आपका वर्ड है वो है आपका डायनेमिक। यहाँ पे देखिए, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। सबसे जो पहला वर्ड जो होता है आपका थर्मो, और प्लस में जो सेकंड वर्ड है आपका डायनेमिक। अब यहाँ पे समझिए कि थर्मो का मतलब क्या होता है। थर्मो का मतलब ये होता है आपका हीट, ठीक। और डायनेमिक का मतलब होता है आपका क्या, कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है तो उसे हम डायनेमिक कंडीशन में बोलते हैं, तो मोशन। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट के मोशन का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, तो हीट के मोशन का स्टडी जिस साइंस के अंतर्गत किया जाता है उस साइंस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो आप समझ गए होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। जो सबसे पहला वर्ड है आपका थर्मो, जिसका अर्थ होता है हीट, और जो सेकंड आपका वर्ड है आपका डायनेमिक्स, जिसका अर्थ है आपका मोशन। तो जिस साइंस के अंतर्गत हम हीट के मोशन का स्टडी करते हैं उस हम साइंस को, उस सब्जेक्ट को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन यहाँ पे विधिवत तरीके से लिखा गया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है, उसे हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ऊर्जा परिवर्तन, देखिए हीट का अगर ही एक अलग में फॉर्म बोलूँ तो हीट ही हमारी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। ठीक है, तो जितने भी हमारी एनर्जी चेंजेस आते हैं हम उसी चीज़ का, इसी में हम थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिस्टम। अगर मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स से जो भी हमारे सिस्टम भाग लेते हैं और एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सिस्टम यानी कि निकाय क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, द्रव्य का वह प्रतिदर्श जिसका अध्ययन करना होता है निकाय या तंत्र कहलाता है। निकाय मतलब कि सिस्टम। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक मैटर है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि सिस्टम, सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सिस्टम के बारे में, यानी कि निकाय के बारे में। ठीक, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक ये बीकर रखा हुआ है। ठीक है, एक ये छोटा सा बीकर रखा हुआ है। ठीक है, और इस बीकर में मैंने मान लिया मैंने कि ये वाटर है। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया
कि ये वाटर है। अब मैं ये कहूँ कि वाटर एयर के साथ मिलके कोई एक गैस बनाती है, चाहे ये इक्वेशन बनाता है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जिस हम वाटर का स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, तो ये वाटर क्या हो जाएगा आपका, एक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर, ये जार, ये बीकर, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है ये क्या हो जाएंगी, एक सिस्टम यानी कि निकाय कहलाएंगी। ठीक है ना। इससे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो किसी ठोस या द्रव या गैस का दिया हुआ, ठीक है, नमूना, दिया हुआ ये मॉडल है, तो द्रव्य की वह प्रतिदर्श यानी कि वह मॉडल जिसका स्टडी करना होता है उसे हम सिस्टम या निकाय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया, एक यहाँ पे गैस का एग्जाम्पल, द्रव का एग्जाम्पल दे दिया। अगर मैंने गैस के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पे आप एयर ले सकते हैं, एयर ये ले सकते हैं। अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूँ तो आप एक यहाँ पे ईंट या पत्थर या कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्या है, एक सिस्टम के मॉडल हैं, एक प्रतिदर्श हैं। तो ये आपका हो गया जल, ठीक, ये आपका हो गया गैस, और ये आपका हो गया ठोस। ये सब क्या है, तो एक सिस्टम है, एक मॉडल है। ठीक है, एक सिस्टम के ही एक मॉडल है, ठीक है ना, दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे समझिए कि परिवेश यानी कि सराउंडिंग्स क्या होती है। सराउंडिंग्स तो निकाय के बाहर का क्षेत्र जो भी होता है उसे हम परिवेश बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लिया एक ये सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, ये जल एक सिस्टम रखा हुआ है, और इस, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कुआं, तालाब या नदी, कोई भी ले सकते हैं। और उस नदी, जहाँ तक ये नदी का डेंसिटी यहाँ पे आयतन है, वॉल्यूम है, उसके बाहर की एरिया, बाहर की एरिया मैंने बात करूँ तो ये वाला एरिया, एक लिमिटेड तक मैं मान ले रहा हूँ, इस एरिया को क्या बोलेंगे, तो सराउंडिंग बोलेंगे या परिवेश बोलेंगे। परिवेश या सराउंडिंग्स, ठीक है, इसी एरिया को आप बोलेंगे परिवेश। तो सिस्टम के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे परिवेश या सराउंडिंग बोलते हैं। इसका भी हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, अब आपका सेकंड नंबर ये हो गया परिवेश। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाउंड्री के बारे में, एक ये बाउंड्री के बारे में, यानी कि परिसीमा क्या होती है। तो परिसीमा यानी कि परिवेश और निकाय के मध्य एक वास्तविक या काल्पनिक रेखा होती है जिसे आप परिसीमा कहते हैं। क्या बोल रहा है कि परिवेश और सिस्टम यानी कि सराउंडिंग्स और सिस्टम के मिडिल में एक वास्तविक, एक या काल्पनिक, ठीक है, एक रियल लाइन होगी या एक इमेजिनरी लाइन होगी, उसी लाइन को हम बोलेंगे परिसीमा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने ये लिया, जल को मैंने सिस्टम लिया, और जल के बाहर के एरिया मैंने ये एरिया ले लिया है, ठीक है, सुपोज कर लिया है कि एरिया इतना तक है। ठीक है, तो इस एरिया को तो आप बोलेंगे परिवेश, सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग बोलेंगे इस एरिया को। जितने भी एरिया दिखाए गए इसको आप बोलेंगे क्या, सराउंडिंग्स यानी कि परिवेश बोलेंगे। ठीक है, तो इसी सराउंडिंग्स परिवेश यानी कि परिवेश और सिस्टम के बीच में, जैसे मान लीजिए ये पूरा परिवेश है, तो एक यहाँ पे देखिए एक इमेजिनरी लाइन दिखाई गई है, इसी लाइन को आप क्या बोलेंगे, तो बाउंड्री बोलेंगे या परिसीमा बोलेंगे। जहाँ तक इस सिस्टम का इफेक्ट काम करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है और इस मैग्नेट का इफेक्ट यहाँ तक आ रहा है, तो जहाँ तक ये काम कर रहा है, चाहे जहाँ तक ये है, उसी काल्पनिक एक रेखा होगी या वास्तविक रेखा होगी, उसी काल्पनिक या वास्तविक रेखा को हम बोलेंगे क्या, परिसीमा। क्या बोलेंगे, परिसीमा बोलेंगे या उसे बोलेंगे बाउंड्री। ठीक है, इतना हो गया। अब चौथा नंबर पे आपका आता है, यहाँ पे देखिए यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या चीज़ होता है, यानी कि विश्व क्या चीज़ होता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स का सम्मिलित रूप विश्व कहलाता है।
सिस्टम को भी ऐड कर देंगे और सराउंडिंग को भी ऐड कर देंगे तो यूनिवर्स में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक ये सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक ये पत्थर, ये मान लीजिए एक ईंट का सैंपल है, या कोई भी इसे सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। एक ये यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं विश्व के बारे में, ठीक है। तो सिस्टम रखा हुआ है और इस सिस्टम के बाहर की ये एरिया है, इसे क्या बोलेंगे आप लोग? इसे बोलेंगे आप सब सराउंडिंग, ठीक है। इसे सराउंडिंग तो बोल दिए। अब मान लीजिए इस सिस्टम और सराउंडिंग का जो योगफल होगा इतने एरिया को, मान लीजिए आप इतने एरिया के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, आप इतने एरिया के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको बोलेंगे यूनिवर्स या विश्व बोलेंगे। ये तो आपका हो गया परिवेश और ये आपका हो गया निकाय, ठीक। तो जो विश्व होगा, यूनिवर्स होगा, जो आपका यूनिवर्स होगा वो होगा परिवेश प्लस निकाय। क्या होगा? परिवेश प्लस निकाय होगा, ठीक है ना। यानी कि किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग को आप सम्मिलित रूप करेंगे तो आपका पूरा ये यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है ना। इससे मान लीजिए यूनिवर्स का मतलब कि पूरा ब्रह्मांड हो गया, ठीक है ना। पूरे ब्रह्मांड को आप क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। और ब्रह्मांड में जो भी छोटी छोटी चीज़ें, पेड़ पौधे, आदमी, बैल, घोड़े, ये सब क्या हो गए? एक सिस्टम हो गए। और इन सब के बाहर का जो क्षेत्र है वो आपका परिवेश हो गया। इससे मान लीजिए इंसान है, ठीक है। इंसान के अगल बगल की जितने भी एरियाज है उसे आप परिवेश बोलेंगे, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे आप? परिवेश बोलेंगे। और इस परिवेश, इस क्षेत्र और सिस्टम को अगर आप दोनों को इंक्लूड कर देंगे, दोनों को आप जोड़ देंगे तो पूरा ये क्या बन जाएगा? एक यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है। और परिवेश और सिस्टम के बीच जो भी एक काल्पनिक या वास्तविक रेखा होती है उस रेखा को बोलेंगे बाउंड्री या परिसीमा, ठीक है। आप समझेंगे कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी कि जो आपका अगला टॉपिक है वो है निकाय के प्रकार। निकाय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो सिस्टम होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे जो फर्स्ट आता है आपका ओपन सिस्टम, ठीक, यानी कि खुला निकाय। अभी समझाएंगे, इसका एग्जांपल भी देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आपका आता है क्लोज्ड सिस्टम, और जो आपका थर्ड नंबर पे आता है वो आता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं: खुला निकाय या विवृत निकाय, बंद निकाय या समृद्ध निकाय, विलगित निकाय या वियुक्त निकाय, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि खुला निकाय क्या होता है, ठीक है। तो जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्यमान या ऊर्जा और द्रव्य दोनों का विनिमय कर सकता है उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। जिसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ओपन सिस्टम के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला नंबर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ओपन सिस्टम का। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे, ठीक है, एक ये बीकर रखा हुआ है और बीकर में ये वाटर भरा हुआ है। इस बीकर में वाटर फिलअप किया गया है। तो इस वाटर रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये वाटर रखा हुआ खुला हुआ है तो ये क्या कर रहा है? अगर सूर्य की रोशनी आ रही है तो
वेपर के फॉर्म में ये उड़ रहा है, ठीक है, वाष्पित हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि एनर्जी और द्रव्यमान दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, विनिमय होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसके पास भी कुछ एनर्जी होगी, इस रखे हुए वाटर के पास mgh होगी या हाफ mv² होगी, लेकिन अभी इसके पास mgh ही है, हाफ mv। अगर ये स्टडी कंडीशन में है तो mgh होगी, अगर ये डायनेमिक में हो जाएगी तो हाफ mv² हो जाएगा। तो इसके पास एनर्जी भी है और इसका एक मास भी है, ठीक है ना। तो ये खुला हुआ निकाय है सिस्टम में, और इस सिस्टम में आप चाहेंगे तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम, खुला निकाय। इसको क्या बोलेंगे आप? खुला निकाय, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए खुला निकाय का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नदी, नहर या तालाब या एक गिलास में रखा हुआ पानी, ठीक है, कुछ भी चीज़ें आप ले सकते हैं। ये सब ओपन सिस्टम में खुला निकाय है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझेंगे कि बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम क्या होते हैं। क्लोज सिस्टम समझिए, तो वह सिस्टम जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय तो कर सकता है परंतु द्रव्य का नहीं कर सकता। ऐसे निकाय को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। कि वह निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, ठीक है ना, ऊर्जा का विनिमय कर सकता है परंतु द्रव्य का नहीं कर सकता, उसे हम बोलेंगे क्या? क्लोज सिस्टम। यहाँ पे देखिए जैसे आपका ये हो गया बंद फ्लास्क में रखा हुआ पदार्थ। यहाँ पे देखिए ये जो होगा आपका ऊर्जा का विनिमय करेगा लेकिन मास का विनिमय नहीं करेगा, ठीक है। यानी ऊर्जा को इस सिस्टम से बाहर जाने देगा लेकिन मास को बाहर जाने नहीं देगा। जैसे मान लीजिए एक बंद बीकर में रखा हुआ कोई भी पदार्थ हो गया, या आप ये भी ले सकते हैं कि एक बंद फ्लास्क में रखा हुआ पदार्थ हो गया, ठीक है। इससे मान लीजिए एक ये फ्लास्क दिया गया है, ठीक है, एक ये आपका कोई भी बर्तन या जार या फ्लास्क मान सकते हैं, ये आपका क्या हो गया? फ्लास्क हो गया, ठीक है। और इस फ्लास्क में मान लीजिए कोई भी मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी मटेरियल रखा हुआ है, तो इसका जो एनर्जी होगा, एनर्जी बाहर निकल सकती है लेकिन इसके जो मास है वो बाहर नहीं निकलेंगे। एनर्जी को बाहर निकलने देगा लेकिन मास को बाहर निकलने नहीं देगा। ऐसे सिस्टम को बोलेंगे आप क्लोज सिस्टम यानी कि बंद निकाय, बंद निकाय, ठीक। अब आपका आता है थर्ड नंबर आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम एकदम उल्टा होता है इन दोनों का। ये सब तो ये तो दोनों को बाहर देगा, मास और एनर्जी को दोनों बाहर जाने की अनुमति देता है। ये एनर्जी को बाहर जाने की अनुमति देता है लेकिन मास को बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, विलगित निकाय होते हैं, ये एकदम समझ लीजिए कि एकदम आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड होने का मतलब कि ना एनर्जी बाहर जाएगी और ना ही मास बाहर जाएंगी। जैसे आप देखे होंगे थर्मस के फ्लास्क या थर्मस के जो भी बॉटल आते हैं, ठीक है, एकदम आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड होने का मतलब देखिए, अगर आप मार्केट में देखे होंगे तो एक ये तो आपका परत दी गई होती है लेकिन इसके अंदर भी एक थर्मल की एक यहाँ पे एक अलग से परत चढ़ाई जाती है थर्मल के फ्लास्क में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना इसमें से एनर्जी बाहर जाएगी ना ही मास बाहर जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर इसमें पानी को गर्म करके रख दे रहे हैं, ठीक है, पानी को गर्म करके रख देंगे तो इस पानी को अगर आप 10 घंटे बाद भी अगर निकालेंगे तो गर्म पानी ही इसमें से निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर पानी को गर्म करके रख देंगे तो बंद निकाय क्या करेगा? बंद निकाय इसमें से पानी ठंडा हो जाएगा लेकिन इसमें पानी को ठंडा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। आइसोलेटेड फुली आइसोलेटेड होने का मतलब यही होता है कि ना इसमें से मास बाहर जाएगा, मास को बाहर नहीं जाने देगा और एनर्जी को भी बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है। ये आपका हो गया विलगित निकाय, विलगित निकाय, ठीक है। इसमें क्या होगा? एनर्जी बाहर जा सकती है, मास बाहर नहीं जाएगा। इसमें क्या होगा? एनर्जी भी बाहर जाएगी,
और मास भी बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। खुला निकाय में एनर्जी बाहर जाएगी, मास बाहर जाएगा। बंद निकाय में एनर्जी बाहर जा सकती है, मास बाहर नहीं जाएगा। विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, तो ना मास बाहर जाएगा ना ही एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है ना, इसी में रहेगा। चलिए आगे अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि दो चीज़ और टॉपिक कवर कर लेते हैं कि आइसोथर्मल चेंज यानी कि समतापी परिवर्तन, और जो आपका सेकंड नंबर टॉपिक है एडियाबैटिक चेंज। दोनों को समझ लेते हैं क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आज का सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब कि टेम्परेचर इसमें समान होंगे। आइसोथर्मल यानी थर्मल माने आप समझ लिए कि हीट होता है, थर्मो का मतलब हीट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सिस्टम और परिवेश के मध्य ऊष्मा होने की स्थिति में निकाय में होने वाले जितने भी परिवर्तन होंगे समतापी परिवर्तन कहलाएंगे। एक बार और सुनिए, ये किसी भी सिस्टम और परिवेश, सिस्टम का मतलब निकाय, निकाय और सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो भी हीट की आदान प्रदान होगी, ठीक है, हीट होने की स्थिति में सिस्टम में होने वाले चेंजेस, ठीक है, सिस्टम में होने वाले चेंजेस को ही हम क्या बोलेंगे, समतापी परिवर्तन कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एडियाबैटिक चेंज क्या होते हैं, एडियाबैटिक चेंजेस को आप हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म परिवर्तन, ठीक है ना। तो जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है वो थोड़ा सा इस पर भी कंसंट्रेट करिए, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एडियाबैटिक चेंजेस क्या होते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ऊष्मा न होने की स्थिति में निकाय में जो ही परिवर्तन होते हैं उसे एडियाबैटिक चेंजेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, ऊष्मा जब नहीं रहेगा, हीट जब नहीं रहेगी, ठीक है, उस कंडीशन में सिस्टम में जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे रुद्धोष्म परिवर्तन, ठीक है। एक और परिवर्तन आता है आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन, या इसके उल्टा आता है आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वह परिवर्तन, चाहे वह प्रक्रम जो किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच साम्य की अवस्था में होते हैं, साम्य की अवस्था में होता है तो उसे आप बोलेंगे क्या, उत्क्रमणीय परिवर्तन। और साम्य की स्थिति में यानी कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं होगा तो उसे आप बोलेंगे क्या, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। जिसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जिसे मान लीजिए कि ये आपका कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, और ये जो सिस्टम है इन इक्विलिब्रियम, मैंने मान लीजिए मैंने साम्य की कंडीशन ले रखा है, और इस साम्य की कंडीशन में ये जो मान लीजिए कि ये पानी है, ठीक है, इसको आप पानी मान लीजिए, और ये पानी से बर्फ़ हो रहा है, मान लीजिए पानी से बर्फ़ हो गया। तो अगर साम्य की कंडीशन में अगर ऐसा होगा तो इसे आप बोलेंगे उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। अगर साम्य की कंडीशन में अगर नहीं होगा, ऐसे चेंजेस आएंगे तो उसे आप बोलेंगे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और रिलेटेड होगा, और थर्ड ही चैप्टर होगा जो भी हम स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।